हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्राज आईएएस एंड अड्डा 24x7। तो रविंद्रा आईएएस और अड्डा 24x7 के कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया जीएस एनसीईआरटी। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा वो क्या देखा, इस बैच से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण फैक्ट कि ये बैच हमने शुरू क्यों किया है, क्या है हमारे उद्देश्य इस बैच को स्टार्ट करने के, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसके बाद में जो हम लोगों ने अपना सेक्शन जो स्टार्ट किया है, वो सेक्शन स्टार्ट किया है किससे? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक कंसेप्ट्स जो लोग समझे थे, वो आपके क्या देखा कि किस तरह से आपके कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, कोई इंडिविजुअल पर्सन किस तरह से कन्वर्ट होता है क्राउड में, ग्रुप में या कम्युनिटी में, और कम्युनिटी आगे जाके कैसे बनाती है नेशन या स्टेट। तो कल हम पहुंचे थे कहां तक? स्टेट तक। अब आज हम आगे के बेसिक कंसेप्ट्स को देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा कहां था? स्टेट यानी कि आपके राज्य। तो स्टेट यानी कि आपके राज्य अब हम किसे कहते हैं? ठीक, अब राज्य हम कहते किसे हैं आपके? तो पॉलिटिकल साइंस के आपके एक थिंकर थे, नाम था इनका क्या? गार्नर। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के ये जो थिंकर थे आपके गार्नर, आपके ये कहते हैं कि राज्य एक ऐसी संस्था होती है जिसमें आपके ये चार विशेषताएं पाई जाती हैं। राज्य कैसी संस्था होती है? जिसमें आपके ये चार विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी आपकी चार विशेषताएं? सबसे पहले डिफाइंड एरिया, एक निश्चित भूभाग, ठीक है, यानी कि आपके एक डिफाइंड एरिया हो। डिफाइंड एरिया आपके कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई एरिया जरूर होगा। ये जो डिफाइंड एरिया या निश्चित जो भूभाग है, इसके ऊपर आपके कोई पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या रहती हो। क्या रहती हो? इसके ऊपर कोई पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या रहती हो, ठीक है। इस पॉपुलेशन को गवर्न करने वाली हो एक गवर्नमेंट यानी कि एक सरकार, यानी पॉपुलेशन को आपके गवर्न करने वाली क्या हो? एक सरकार हो, ठीक है। और ये जो सरकार हो आपके, ये सरकार पूरी तरह से हो आपके क्या? सॉवरन, ठीक है। अब यहां सॉवरन या सॉवरनिटी से तात्पर्य क्या है? फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये जो आपके गवर्नमेंट है, इसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, चाहे वो निर्णय हो देश के अंदर का, चाहे वो निर्णय हो देश के बाहर का, ठीक है। यानी कि आपके देश के अंदर के निर्णय लेने में भी ये स्वतंत्र हो और देश के बाहर आपके निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं। तो यहां हमने आपके ये देखा, ठीक, कि आपके राज्य हम कहते किसे हैं। यहां तक अब क्लियर किया। अब हम आते हैं इससे आगे, ठीक। अब हम यहां एक एग्जाम्पल से आपके ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके क्या स्टेट होता है और क्या स्टेट नहीं होता, यानी एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर ये आपको क्लियर होगा। तो हमने देखा कि स्टेट के आपके फीचर कौन कौन से आपके फीचर हैं? पहला, डिफाइंड एरिया, निश्चित भूभाग। दूसरा, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तीसरा, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। और चौथा, सॉवरनिटी यानी कि संप्रभुता। अब हमें यहां यह समझना है कि कौन सी यूनिट आपके स्टेट होगी और कौन सी यूनिट आपके स्टेट नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम इसे समझते हैं कि स्टेट आपके क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो आते हैं अब हम लोग आगे। तो यहां एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग क्या स्टेट होगा और क्या स्टेट नहीं होगा। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया आपके इंडिया। क्या इंडिया आपके एक स्टेट है? एग्जाम्पल क्या लिया हमने? इंडिया, ठीक है। क्या इंडिया आपके एक स्टेट है? ठीक, तो हम देखते हैं कि अगर ये सारी विशेषताएं इंडिया के अंदर मिलती हैं तो इंडिया आपके एक स्टेट होगा, और अगर नहीं मिलती तो इंडिया स्टेट नहीं होगा। सिंपल। तो अब हम यहां आपके देखते क्या हैं कि ये सारी विशेषताएं क्या इंडिया के अंदर मिल रही हैं? तो सबसे पहले डिफाइंड एरिया, निश्चित भूभाग, ये इंडिया के अंदर है? हां, बिल्कुल है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा देखते हैं,
डिफाइंड एरिया यानी कि इंडिया का एक निश्चित क्षेत्रफल है, ठीक, सभी लोगों को पता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद सेकंड फीचर पॉपुलेशन। क्या स्टेट का सेकंड फीचर इंडिया के अंदर है? बिल्कुल, इंडिया के अंदर 130 करोड़ से भी आपके ज्यादा एक पॉपुलेशन है। इसके बाद स्टेट का तीसरा फीचर गवर्नमेंट। क्या इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है? हाँ, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट भी है। और इसके बाद में आते हैं, क्या ये गवर्नमेंट सॉवरन यानी कि निर्णय लेने में स्वतंत्र है? तो हाँ, ये गवर्नमेंट निर्णय लेने में भी स्वतंत्र है। तो अब हम देखते हैं, अब निर्णय आपके ये जो है इंटरनल डिसीजन लेने में भी स्वतंत्र है और एक्सटर्नल डिसीजन लेने में भी ये गवर्नमेंट स्वतंत्र है। तो जो आप नरेंद्र मोदी सरकार आप ये जो देखते हो, ये सरकार देश के अंदर भी कोई निर्णय ले सकती है और देश के बाहर भी कोई निर्णय ले सकती है। तो इसका मतलब आपके ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ठीक, यानी कि इंडिया इस सिद्धांत के अनुसार आपके क्या है, इंडिया आपके अकॉर्डिंग टू थ्योरी यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार इंडिया क्या है, एक स्टेट, ठीक, क्योंकि स्टेट के जो आपके सारे फीचर्स हैं वो सारे फीचर हमें मिलते हैं कहां, इंडिया के अंदर। सबसे पहले देखा हमने। अब हम आते हैं इससे आगे। अब क्वेश्चन आपके ये आता है कि इंडिया के अंदर आपके ये सारे फीचर हैं और इंडिया को हमने स्टेट आपके डिक्लेयर किया। तो दूसरा क्वेश्चन ये आया कि अभी तक तो हम लोग पढ़ते थे कि स्टेट आपके यूपी, एमपी, ठीक, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब आपके राज्य पढ़ते थे। यही पढ़ते हैं हम, भारत में 29 राज्य हैं। तो फिर क्वेश्चन ये आया कि अगर इंडिया स्टेट है तो फिर हम यूपी, एमपी जिन्हें हम स्टेट कह रहे हैं वो क्या है, और अगर यूपी, एमपी स्टेट है तो फिर इंडिया कैसे स्टेट हो सकता है? तो यहां आपके ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो अब हम यहां ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब जिन्हें हम स्टेट बोलते हैं वो स्टेट हैं? तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब इनके अंदर ये सारी विशेषताएं मिलेंगी तो ये स्टेट होंगे, और अगर सारी विशेषताएं नहीं मिलेंगी तो ये स्टेट नहीं होंगे। तो देखते हैं सारी विशेषताएं। तो हमने यहां देखा, हमने लिए आपके यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा जिन्हें हम स्टेट बोलते हैं। तो यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा इनके अंदर आना, जरा समझना इसे। इनके पास निश्चित भूभाग है, बिल्कुल है। इनके पास अपनी पॉपुलेशन है, ये भी है। इनके पास अपनी सरकार है, ये भी है। अब ये जो एमपी और यूपी की जो सरकार है, क्या ये आंतरिक रूप से डिसीजन लेने में स्वतंत्र है? क्या यूपी सरकार कोई भी आंतरिक रूप से डिसीजन ले सकती है? हां, ले सकती है, लेकिन सीमित डिसीजन। यूपी सरकार ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकती जिससे कि आपके दूसरी स्टेट के साथ या किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन खराब होते हों। जैसे कि आपके यूपी सरकार आपके जनरल कोई भी डिसीजन यूपी के अंदर ले, लेकिन मान लो कि यूपी सरकार ने डिसीजन लिया कि यूपी के अंदर एमपी के लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा, तो अब ये थोड़ा कैसा डिसीजन हो गया? ऐसा डिसीजन हो गया जिससे यूपी और एमपी के बीच कन्फ्लिक्शन क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे डिसीजन को आपके जो केंद्र सरकार होगी वो रोक देगी। तो इसका मतलब आपके ये हुआ कि यहां जो इंटरनल सॉवरेनिटी यानी आंतरिक जो संप्रभुता है ये है, तो लेकिन कैसी है? ये सीमित है। ये कैसी है? लिमिटेड, यानी कि आपके ये सीमित है। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा देखते हैं, अगर हम यूपी और एमपी इनके पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी देखें तो इन्हें अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने या किसी दूसरे राज्य के संदर्भ में निर्णय लेने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो एमपी और यूपी इनमें आपके एक्सटर्नल सॉवरेनिटी नहीं होती। तो इसका मतलब अब आपके ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि स्टेट के सारे फीचर एमपी और यूपी के अंदर नहीं मिलते। तो इसका मतलब ये जो एमपी और यूपी ये जो आपके हैं ये स्टेट नहीं होंगे। अब एमपी और यूपी अगर स्टेट नहीं होंगे तो थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर इन्हें हम कहेंगे क्या? कुछ तो कहते होंगे इन्हें। तो एमपी और यूपी बेसिकली ये स्टेट नहीं है, थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्हें हम कहते हैं प्रोविंस। प्रोविंस यानी कि प्रांत। ठीक, प्रांत यानी कि प्रोविंस आपके होता क्या है?
एक स्टेट के अंदर एक बड़ा क्षेत्र जिसे शासन करने की सीमित स्वायत्तता प्राप्त हो, यानी कि किसी स्टेट के अंदर आपके एक बड़ा एरिया जिसे शासन करने की सीमित स्वायत्तता प्राप्त हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोविंस। ठीक है, अब यहां याद रखना, आपने देखा कि थ्योरी के अकॉर्डिंग एमपी और यूपी क्या है, प्रोविंस, और थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है, स्टेट। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके इन प्रोविंस को डिस्क्राइब कर दिया गया, इन कॉन्स्टिट्यूशन किस में डिस्क्राइब कर दिया गया, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक, इन प्रोविंस को डिस्क्राइब कर दिया गया एज ए स्टेट, यानी कि इन प्रांतों को क्या नाम दे दिया गया, राज्य। ठीक, यानी कि यूपी और एमपी थ्योरी में क्या है, प्रोविंस, लेकिन भारतीय संविधान में यूपी और एमपी को क्या कह दिया गया, स्टेट। तो अब संविधान के अंदर इंडिया को स्टेट डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर संविधान के अंदर यूपी और एमपी को अगर डिस्क्राइब स्टेट के रूप में कर दिया गया है, तो यहां इंडिया को अगर हम स्टेट डिस्क्राइब करेंगे तो यहां ओवरलैपिंग होगी और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो इंडिया है, इंडिया किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग इंडिया को बोला गया क्या, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब आपके राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। तो अब यहां क्वेश्चन आपके ये आता है, क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, समझना यहां दोनों क्वेश्चंस को क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चंस आपके ये बनते हैं कि पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाए कि सिर्फ इतना क्वेश्चन हो, इंडिया इज ए, यानी कि भारत है, तो आंसर आपके होगा स्टेट। और अब क्वेश्चन पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए, तो अब आंसर होगा आपके यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। ठीक है, क्लियर हुआ ये, ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट, अब समझते हैं आगे। तो आपके अकॉर्डिंग टू थ्योरी, यानी कि आपके सिद्धांत के अनुसार जो आपके भारत है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी इंडिया इज ए स्टेट, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। अब हम आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट, अब हम आगे समझते हैं कि आपने यहां समझा कि राज्य हम कहते किसे हैं, एक ऐसी यूनिट जिसमें आपके चार तत्व ये पाए जाते हों। किसने कहा ये बात, गार्नर ने। तो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर आपके गार्नर कहते हैं कि एक ऐसी यूनिट जिसमें आपके ये चार आपके एलिमेंट या फीचर्स पाए जाते हों, उसे हम स्टेट कहेंगे। डिफाइंड एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। अब यहां हमें आगे चलना है स्टेट के बाद आपके किस पे, राज्य के बाद राज्य व्यवस्था पर। अब राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राज्य व्यवस्था का इन चारों में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है आपके क्या, सरकार। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिफाइंड एरिया निश्चित भूभाग में समझने जैसा कुछ होता नहीं है। पॉपुलेशन यानी कि आपकी जनसंख्या, इसमें आपके कुछ समझना नहीं है। संप्रभुता का मतलब सीधा निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब जो समझने के लिए जो आपके सेकेंड कंसेप्ट आता है वो आता है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। तो अब हम आपके यहां ये देखेंगे कि गवर्नमेंट या सरकार हम कहते किसे हैं, ठीक, कितने टाइप की होती है, ठीक, क्या कंपोजिशन होता है, क्या गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा बेसिक सरकार।
समझते हैं तो अब तो नेक्स्ट अब हम अपना अगला बेसिक देखते हैं आपके स्टेट के बाद आपके पॉलिटी का नेक्स्ट बेसिक आपके गवर्नमेंट यानी कि आपके सरकार। ठीक है, तो अब इस बेसिक को समझना। सरकार में सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सरकार हम कहते किसे हैं। दूसरा हम ये समझेंगे कि सरकार का कंपोजिशन यानी कि संगठन क्या होता है। और तीसरा हम आपके ये समझेंगे कि सरकार के टाइप यानी कि प्रकार कितने होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हम सरकार आपके है क्या, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें आपकी, तो गवर्नमेंट है क्या, एक ऐसी संस्था जो जनता के विकास एवं कल्याण के लिए जनता के ऊपर शासन करती हो। यानी कि आपने यहां देखा क्या कि गवर्नमेंट है क्या, एक संस्था। ठीक, जनता का काम, इसका गवर्नमेंट का काम क्या है, शासन करना। और शासन का उद्देश्य क्या है, विकास व कल्याण। यानी कि गवर्नमेंट आपके एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपके पीपल को गवर्न करता है और गवर्न करने का उद्देश्य होता है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। ठीक, तो अब इस डेफिनेशन से आपने देखा कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार है क्या, एक ऐसी संस्था जो जनता के विकास व कल्याण के लिए जनता के ऊपर शासन करती हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपकी क्या है, एन इंस्टीट्यूट विच गवर्न पीपल फॉर देयर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। अब यहां आपके क्वेश्चन ये आता है, नेक्स्ट आते हैं कि गवर्नमेंट आपको क्लियर हुआ। ठीक, गवर्नमेंट क्या है, एक संस्था है, इसका काम क्या है, शासन करना। उद्देश्य क्या है शासन करने का, विकास व कल्याण यानी कि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, यह आपके इसका उद्देश्य हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट आगे समझते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं आपके गवर्नमेंट के आपके कंपोजिशन। अब गवर्नमेंट के कंपोजिशन यानी कि संगठन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो आपके उद्देश्य होता है वो होता है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। अब ये जो आपके डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ये जो वर्ड है, ये वर्ड सुनने में जितना इजी है ये करने में उतना इजी नहीं है। आज तक आपके पूरे विश्व में ऐसी कोई भी सरकार नहीं हुई है जो अपनी जनता का पूरी तरह से डेवलपमेंट एंड वेलफेयर कर पाई हो। ठीक है, तो यहां ये जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर आपके ये जो शब्द है, तो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर करना ना किसी एक व्यक्ति के बस की बात है और ना ही किसी एक संस्था के बस की बात है। इसीलिए किसी भी देश में आपके डेवलपमेंट एंड वेलफेयर करने के लिए एक साथ 3 संस्थाएं कार्य करती हैं और इन तीनों ही संस्थाओं के समूह को हम कहते हैं सरकार। तो अगर गवर्नमेंट के हम कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन के गवर्नमेंट में कितनी संस्थाएं, 3 संस्थाएं। ठीक है, सबसे पहले लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपके इन 3 संस्थाओं से मिलकर बनती है। अब यहां आगे समझना। ठीक है, अब यहां आगे ये समझना कि ये जो आपके 3 संस्थाएं हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों संस्थाओं को ही मिला के हम क्या कहते हैं, सरकार। सरकार का उद्देश्य क्या है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। तो इसका मतलब आपके ये है कि ये तीनों ही संस्थाएं डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ये क्लियर हुआ। अब हम ये देखते हैं कि ये तीनों संस्थाओं में आपके होता क्या कार्य है, किस तरह से आपके डेवलपमेंट एंड वेलफेयर आपके ये करती हैं। तो समझना, तीनों संस्थाओं में सबसे पहली संस्था होती है आपके लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका। ठीक है, तो विधायिका आपके वह संस्था है, ठीक है, कौन सी संस्था है विधायिका, जो जनता के डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए क्या बनाए, लॉ बनाए, टू मेक द लॉ। तो विधायिका या लेजिस्लेटिव आपके कौन सी संस्था है, जो जनता के डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए आपके लॉ का निर्माण करे। ठीक है, अब दूसरा समझना, अब लॉ बनाने से तात्पर्य क्या है, जनता के वेलफेयर के लिए कानून बनाना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है, नियम बनाना, ये सब काम किसका हुआ, विधायिका का। इसके बाद में आपके एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव आपकी वह संस्था होती है, कार्यपालिका, कि विधायिका ने जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए जो लॉ बनाए हैं, जो पॉलिसी बनाई है, उन पॉलिसी को ये इंप्लीमेंट करे, उन पॉलिसी को ये क्या करे, इंप्लीमेंट करे। ठीक है, ये संस्था आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका।
ठीक, तो वह संस्था जो जनता के डेवलपमेंट एंड वेलफेयर की लॉ बनाए वो लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, वह संस्था जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को या प्रोजेक्ट को या पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करे, इंप्लीमेंट करे, वह एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और तीसरी संस्था आपके जुडिशरी। जुडिशरी आपके वह संस्था है जो लॉ को प्रोटेक्ट करती है यानी कि कानूनों का संरक्षण करती है। जुडिशरी का काम आपके ये होता है कि सबसे पहले तो ये देखना कि ये विधायिका संविधान के दायरे में रह के कानून का निर्माण कर रही है या नहीं। ठीक, अगर संविधान के दायरे से बाहर किसी कानून का निर्माण हो रहा है तो जुडिशरी उसे बैन कर देगी। दूसरा आपके जुडिशरी का काम यह देखना होता है कि कार्यपालिका कानूनों को उसी रूप में लागू कर रही है जिस रूप में वो किए जाने चाहिए या नहीं। अगर कार्यपालिका कुछ गलत एग्जीक्यूट कर रही है तो ये इसे बैन करेगी। और तीसरा जुडिशरी का काम आपके ये होता है क्या देश के अंदर जनता के द्वारा कानूनों को सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, और अगर जनता के द्वारा कानूनों को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है तो जनता को पनिश करना। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। ठीक है, तो ये आपने देखा क्या जुडिशरी का ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद में हम यहां ये देखते हैं कि किसी भी देश में आपकी सरकार बेहतर ढंग से कार्य करे उसके लिए आपके जरूरी ये होता है कि उस देश में सरकार के ये जो तीनों अंग हैं, ये तीनों अंग बेहतर ढंग से आपके कार्य करें। अगर इन तीनों में से किसी भी एक अंग का या किसी भी एक पिलर का अगर कार्य बिगड़ गया तो बाकी के दो पिलर का आपके कार्य स्वतः ही बिगड़ जाएगा। ठीक, तो हम यहां आपके देखते क्या है कि इन तीनों ही पिलर में से आपके किसी भी एक पिलर का अगर कार्य आपके बिगड़ा तो बाकी के दो पिलर्स का कार्य आपके स्वतः ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम उठाते हैं आपके क्या लेजिस्लेटिव। हम देखते हैं कि किसी भी देश में लेजिस्लेटिव सही तरीके से कार्य नहीं कर रही। अब अगर किसी देश में लेजिस्लेटिव सही तरीके से आपके कार्य अगर ना करे तो इसका परिणाम क्या होगा, या तो कानून बनेंगे ही नहीं या फिर अच्छे कानून नहीं बनेंगे। ये दो ही स्थितियां हो सकती हैं। अब अगर आपके ऐसा हो कि किसी देश में या तो कानून बने ही ना या फिर अच्छे कानून ना बने, ठीक, अगर ये स्थिति होती है तो ये जो दोनों पिलर आप देख रहे हो इन दोनों पिलर्स का काम बिगड़ जाएगा। ठीक, कैसे, अगर कानून बना ही नहीं है तो एग्जीक्यूटिव लागू किसे करेगी, क्योंकि कानून तो है ही नहीं। ठीक है, और अगर खराब कानून बना है तो खराब कानून को अगर एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इसका परिणाम भी खराब ही होगा। ठीक, ठीक इसी तरीके से अगर कानून बना ही नहीं है तो जुडिशरी संरक्षण किसका करेगी, और अगर खराब कानून बना है तो खराब कानून का संरक्षण करने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब हमने देखा क्या कि अगर लेजिस्लेटिव अपना वर्क बेहतर ढंग से नहीं करती, ठीक, तो बाकी के आपके दो पिलर्स का आपके कार्य स्वतः ही बिगड़ जाता है। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से अब हम आते हैं किस पर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब हम आपके ये देखते हैं क्या एग्जीक्यूटिव अपना वर्क बेहतर ढंग से आपके कर रही है, ठीक, या एग्जीक्यूटिव अगर अपना वर्क बेहतर ढंग से नहीं करती तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, एग्जीक्यूटिव अगर अपना वर्क बेहतर ढंग से आपके ना करे तो इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि विधायिका कितने भी अच्छे कानून बना ले, जब वो कानून एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे तो ऐसे कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, यानी कि ये कानून सिर्फ कागजों पर होंगे, इन कागजों पे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम बेहतर ढंग से ना करे तो क्या नहीं होगा, विधायिका के द्वारा आपके बनाए गए कानूनों का कोई फायदा नहीं होगा। वहीं अगर एग्जीक्यूटिव अपना वर्क बेहतर ढंग से ना करे तो जुडिशरी भी कानूनों का संरक्षण नहीं कर पाएगी। कैसे नहीं कर पाएगी, मान लिया कि किसी व्यक्ति ने कानून को तोड़ा तो जुडिशरी समन भेजेगी उसे, और समन लेके जाएगा आपके कोई पुलिस अधिकारी यानी कि कार्यपालिका का सदस्य, और अगर वह पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार कर दे और समन को उस व्यक्ति के पास तक ना पहुंचाए तो इसका मतलब जुडिशरी अपना कार्य बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगी, और ऐसा होता भी है। तो यहां हम आपके देखते क्या है कि अगर कार्यपालिका अपना कार्य बेहतर ढंग से ना करे तो विधायिका का भी कहीं ना कहीं कार्य बिगड़ेगा और न्यायपालिका का भी कहीं ना कहीं कार्य बिगड़ेगा। ठीक, अब ठीक इसी तरह से अब हम आपके यहां समझते हैं जुडिशरी। अगर देश में जुडिशरी बेहतर ढंग से कार्य ना करे तो इसका क्या परिणाम होगा। जुडिशरी अगर बेहतर ढंग से आपके कार्य ना करे तो आपके विधायिका कोई भी कानून बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ भी। ठीक, यानी कि इतनी पावरफुल आपके हो सकती है विधायिका।
पहली चीज ये, तो यहाँ जनता का जो शोषण होगा वो बढ़ जाएगा। और जब आपके जुडिशरी बेहतर ढंग से कार्य ना करे तो कार्यपालिका भी अपनी मनमानी कर सकती है, तो जनता का शोषण यहाँ और बढ़ेगा। और यही हम आगे आए, अगर जुडिशरी बेहतर ढंग से कार्य ना करे, ठीक, तो यहां जब पब्लिक को आपके ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि ऊपर कोई कानून है ही नहीं, कोई न्याय व्यवस्था है ही नहीं, ठीक, तो फिर आप होगा क्या, अराजकता पूरी फैल जाएगी, लूट पाट, मार पीट, हत्या, मर्डर, ये सब आपके बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि जनता को पता है कि कुछ लॉ नाम का भी कोई चीज होती है, कोई जुडिशरी है जो इस पूरे सिस्टम को मैनेज किए हुए है। ठीक है, अब हम आते हैं इससे आगे। तो हमने यहां देखा आपके ये कि किसी भी देश में आपकी सरकार बेहतर ढंग से कार्य करे, उसके लिए जरूरी आपके ये होता है कि उस देश में सरकार के ये जो तीनों पिलर्स हैं, वो तीनों पिलर्स आपके बेहतर ढंग से कार्य करें। अगर इन तीनों पिलर्स में से किसी भी एक पिलर का कार्य खराब है तो वहां आपकी सरकार बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हमने समझा आपके क्या, कि सरकार आपके है क्या और सरकार का संगठन क्या है। अब इस सरकार के संगठन को हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझने की अगर हम कोशिश करें, क्या भारत के अंदर सरकार के ये तीनों पिलर सही तरीके से कार्य कर रहे हैं? क्या किसी पिलर में आपके कार्य करने में कोई समस्या है? ठीक है, क्योंकि अगर तीनों में से एक भी पिलर अगर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा, ठीक, तो बाकी के दो पिलर का कार्य स्वतः ही बिगड़ जाएगा, ये हमने आपको बताया है। तो अब हम इसकी घटना का एनालिसिस, इन तीनों पिलर्स का एनालिसिस इंडिया के संदर्भ में करेंगे। ठीक है, अब इंडिया के संदर्भ में अब हम तीनों पिलर्स का आपके एनालिसिस ये करते हैं, क्या ये तीनों पिलर आपके ये बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके किस पे, लेजिस्लेटिव, यानी कि आपके विधायिका पे। क्या भारत के अंदर विधायिका बेहतर ढंग से कार्य कर रही है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें आप लोग, देखें क्या भारत के अंदर विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव बेहतर ढंग से आपके कार्य कर रही है? तो देखते हैं, विधायिका की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर विधायिका केंद्र में यानी कि सेंट्रल में आपके लेजिस्लेटिव होता है क्या, पार्लियामेंट यानी संसद, और राज्यों के अंदर आपके जो ये विधायिका होती है ये होती है क्या, राज्य विधानसभा या राज्य विधान मंडल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। समझना, विधायिका का काम क्या है, आपके कानून बनाना, प्लान बनाना, पॉलिसी बनाना, ये आपके विधायिका का काम होता है। अब विधायिका के अंदर कानून बनाता कौन है, जरा हम इसे भी समझ लें। तो विधायिका के अंदर आपके कानून बनाता कौन है, ये देखें अब हम। ठीक, तो केंद्र में आपके संसद के अंदर आपके, ठीक, जो सदस्य होते हैं वो होते हैं कौन, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कानून बनाते हैं। और राज्यों के अंदर आपके जो कानून बनाते हैं वो आपके एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां एमएलसी भी पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो हमने यहां देखा कि विधायिका का काम होता है कानून बनाना। तो केंद्र में आपके संसद में जो कानून बनाएगा आपके, वो कौन बनाएगा, एमपी, और राज्यों में आपके बनाएंगे एमएलए। अब थोड़ा सा एनालिसिस करो आप लोग इस बात का। ठीक, इस देश के अंदर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी होती है, स्वाभाविक सी बात है, एमबीबीएस। अगर इंजीनियर बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी होती है, बीटेक या बी। अगर एडवोकेट बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी होगी, एलएलबी। ठीक, ये सब छोड़ो कि अगर आपको चपरासी भी बनना है इस देश के अंदर तो मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए 10th पास, राइट। लेकिन इस देश के अंदर अगर आपको एमएलए या एमपी बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी होती है, नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एमपी या एमएलए बनने की आपकी कोई भी शैक्षिक योग्यता नहीं होती। ठीक, तो अब आप यहां सोचना, क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करोगे जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री ना हो या जिसे आपके डॉक्टरी की पूरी समझ ना हो? तो हम यहां कर क्या रहे हैं, हम ऐसे लोगों को कानून बनाने के लिए भेज रहे हैं जिन्हें पॉलिसी मेकिंग की कोई समझ है ही नहीं। ठीक, यानी कि हमारे जो एमएलए और जो एमपी हैं, ठीक,
इन्हें यही नहीं पता कि पब्लिक पॉलिसी आपके कहते किसे हैं, लोक नीति होती क्या है। लोक नीति बनाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। कई आपके ऐसे एमपी और एमएलए होते हैं। तो हम यहां आपके देखते क्या है कि एक तो यहां विधायिका के सदस्यों के लिए किसी भी प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती। पहली चीज ये देखा आपने। अब यहां आपके पहली समस्या जो विधायिका की है, ठीक। अब दूसरी समस्या देखना। दूसरी समस्या आपके ये कि आप फॉर एग्जाम्पल आईएएस बनते हो, तो क्या आपको आईएएस सेलेक्ट होते ही सीधा आपकी गवर्नमेंट जॉब में आपको कलेक्टर बना दिया जाएगा? नहीं। पहले लवासना में ट्रेनिंग होगी, फिर आपके फील्ड ट्रेनिंग होगी, यानी कि आईएएस पास करने के बाद कलेक्टर बनने के लिए आपको 6 साल लगेंगे, तब आप कलेक्टर कहीं बन पाओगे, ठीक है। अब वहीं हम देखें आपके, आप कोई इंस्पेक्टर भी बनते हो तो आपको जॉब पे अपॉइंट होने से पहले एक ट्रेनिंग का इंतजाम होगा। चपरासी भी बनते हो तो उसकी भी 4-6 महीने की ट्रेनिंग होती है कि आपको कैसे काम करना है। लेकिन अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत जाते हो या एमएलए का इलेक्शन जीत जाते हो तो नेक्स्ट डे आप विधायिका में जाते हो और विधायिका में जाके कानूनों के निर्माण में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हो। यानी कि इसका मतलब आपके क्या हुआ कि आपके पास शैक्षिक योग्यता तो थी ही नहीं, ऊपर से कानून बनाने की कोई भी ट्रेनिंग भी आपके पास नहीं है और आपको जाके बनाना है कानून। ये दूसरी समस्या आपके भारत के अंदर विधायिका की, ठीक। यानी कि आपके सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी हमें ये पता भी नहीं है पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, और ऊपर से हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही, ठीक, जिससे कि हम पब्लिक पॉलिसी का निर्माण कर सके। तो अब इससे आपकी समस्या ये क्रिएट होती है, ठीक। समस्या क्रिएट क्या होती है कि हमारी जो आपकी विधायिका होती है, ठीक है, ये विधायिका आपके बड़े छोटे छोटे और ऐसे मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर देती है जो सिर्फ वोट बैंक को खुश करें, ठीक है। यानी कि विधायिका में आपके धर्म, राजनीति, मंदिर, मस्जिद, बस यही मुद्दे आपके जो वोट बैंक को खुश करें ये आपके टॉप पे आ जाते हैं और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इशू होते हैं वो पीछे चले जाते हैं, ठीक। ये हुआ। अब ठीक इसके बाद में अब हम आते हैं आगे, ठीक। ये तो आपने विधायिका में देखा। यहीं विधायिका में आपके इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब इन्हें कानूनों की समझ आपके नहीं होती, ठीक, तो कहीं ना कहीं प्रभावी आपके कानूनों का निर्माण मुश्किल होता है। तो ये सबसे पहली कमी आपने लेजिस्लेटिव की देखी। अब दूसरा समझना आप आगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव यानी कि आपके कार्यपालिका। अब हम ये देखते हैं क्या भारत के अंदर कार्यपालिका सही ढंग से अपना कार्य कर रही है, ठीक, या भारत के अंदर कार्यपालिका भी सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर रही। तो भारत के अंदर जो आपके कार्यपालिका है, ये जो कार्यपालिका है इसे हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। 2 हिस्सों में कौन सा? एक कार्यपालिका तो होती है टेम्परेरी, और एक कार्यपालिका आपकी होती है परमानेंट। टेम्परेरी कार्यपालिका हम कहते हैं किसे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और परमानेंट कार्यपालिका हम कहते हैं किसे? ब्यूरोक्रेसी, यानी कि आपके आईएएस, आईपीएस। ये यहां, यानी कि अगर हम देखें आपके तो भारत के अंदर अगर हम कार्यपालिका का अगर हम एनालिसिस करें तो एक परमानेंट कार्यपालिका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक आपके टेम्परेरी कार्यपालिका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और परमानेंट कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। अब हम ये देखें कि भारत के अंदर ये एग्जीक्यूटिव कितना अच्छे तरीके से कार्य करती है। भारत के अंदर आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव यानी कि जो आपके अस्थायी कार्यपालिका है, इसका जो निर्माण होता है वो होता है विधायिका के सदस्यों से। किसके सदस्यों से? विधायिका के सदस्यों से। ये आपके निर्माण हुआ। अब यहां आपके जब विधायिका के सदस्यों से आपके इसका निर्माण आपके हुआ तो इसका आपके नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जब आपके विधायिका के सदस्यों की कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो इनकी भी तो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगी, ठीक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि आपको अगर इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्रियों को करना क्या है, इन्हें मंत्रालय संभालना है पूरा। मतलब आपके कोई मिनिस्टर हुआ, उसे संभालना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। और अगर वो मिनिस्टर पढ़ा लिखा ही नहीं है, या अगर उस मिनिस्टर ने आर्ट से अपनी एजुकेशन पूरी की है, ठीक, तो वो मिनिस्टर कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके मिनिस्ट्री को संभाल सकता है। ठीक, जैसे कि मान लिया मिनिस्टर को संभालना है आपके हेल्थ मिनिस्ट्री। अब हेल्थ मिनिस्ट्री अगर किसी मिनिस्टर को संभालना है और अगर उसे हेल्थ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो कैसे वो आपके संभाल सकता है हेल्थ मिनिस्ट्री। तो इसका आपके नुकसान ये होगा कि ये जो टेम्परेरी आपके ये जो एग्जीक्यूटिव होगी, ठीक, ये आपके कैसी हो जाएगी, अनकैपेबल, यानी कि ये अपने कार्यों को ज्यादा बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगी। ये आपके हुआ। तो ऐसी स्थिति में अब आपके जो हावी होगी वो होगी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ये जो मंत्री होंगे आपके, ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपके डिपेंड होते चले जाएंगे। ठीक, तो यहां आपकी दूसरी समस्या आपकी ये होती है कि भारत के अंदर लेजिस्लेटिव तो आपके छोड़ो, यहां एग्जीक्यूटिव में भी आपकी प्रॉब्लम एक तो ये हुई। दूसरी एग्जीक्यूटिव में आपकी जो प्रॉब्लम आती है ये आती है आपके करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। करप्शन की अगर अब हम बात करें तो आपके ये जो नेक्सस है, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इनका आपके एक पूरा नेक्सस बन जाता है और यहां सरकारी जितनी भी योजनाएं होती हैं ये सब करप्शन के गर्त में आपके चली जाती हैं। ठीक, अब यहां आपके होता यह है कि कई बार विधायिका बहुत अच्छे से कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन आपके एग्जीक्यूटिव करप्शन की वजह से उन कानूनों को बेहतर ढंग से लागू कर ही नहीं पाती। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखें आपके मिड डे मील प्लान। मिड डे मील प्लान आपके क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के आपके जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें एक टाइम की एक बेहतर डाइट दी जाएगी। प्लान तो अच्छा है, ठीक, लेकिन प्रॉब्लम आपके ये है कि यहाँ इतना करप्शन आपके होता है कि आपके जो बात की जाती है कि एक बच्चे को 30 ग्राम प्रोटीन और आपके 2100 कैलोरी के लगभग आपके जो खाना दिया जाएगा, ठीक, यही आपके मिड डे मील का प्लान है। क्या वास्तव में खाना इतनी कैलोरी और इतनी प्रोटीन का बच्चों तक पहुंचता है? यानी कि मिड डे मील का अगर आप खाना देख लो आपके, तो सबसे घटिया खाना आपके होता है मिड डे मील का। उसमें 30 ग्राम प्रोटीन तो छोड़ो, 10 ग्राम प्रोटीन भी एक बच्चे को नहीं मिलती। ठीक, यही कैलोरी का आपके सिस्टम है। ठीक, यानी कि ये करप्शन की आड़ में आपके ये होता है। अब दूसरा ठीक इसी तरीके से आगे समझना, ये आपने यहां तक देखा। दूसरा अब हम आगे आते हैं, ये एग्जीक्यूटिव का हम एक आपको सिस्टम समझाते हैं। एक जनरल एक समस्या पे डिस्कस करते हैं। आज हम जनरल समस्या पे आपके डिस्कस करते हैं, समझना। एग्जीक्यूटिव में इस एग्जीक्यूटिव सिस्टम की वजह से भारत में क्या क्या आपकी समस्याएं खड़ी हुई हैं, इसे देखते हैं। एग्जीक्यूटिव के बेहतर कार्य न करने की वजह से, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ था। 1947 में जब भारत आपके आजाद हुआ तो भारत के अंदर आपकी सरकार ने जो अपना एम रखा वो रखा आपके क्या, सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद का जो अर्थ होता है वो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का समतापूर्वक वितरण। इसका मतलब क्या हुआ, देश में अगर 100 लोग हैं और 100 ही रुपए हैं देश के पास, तो सब में 1-1 रुपए बांट दिया जाए। तो यहां आपके सोशलिज्म यानी कि समाजवाद को लागू करने के लिए आपके किया क्या गया कि 1951 में आपके ये व्यवस्था की गई, लैंड रिफॉर्म एक्ट लाए गए, भूमि सुधार कानून। ये लैंड रिफॉर्म एक्ट क्यों लाए गए, पहले तो आप ये समझ लो। ठीक, भारत में जब आपके अंग्रेजों ने जो शासन किया 200-250 साल, ठीक है, इस शासन का आपके परिणाम क्या हुआ कि इस शासन का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने जो भारत के ऊपर शासन किया, इस पूरे शासन के परिणाम स्वरूप भारत में आपके जो किसान थे उन किसानों की जमीनें आपके क्या हुई, टैक्सेशन या उनकी कर भरने की वजह से ये जमींदारों के पास गिरवी होती चली गई। तो किसानों से जमीनें आपकी ट्रांसफर हो गई जमींदारों के पास, और भारत के जो किसान थे वो धीरे धीरे क्या होते चले गए, भूमिहीन होते चले गए। ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम क्या हुई, जब समाजवाद की आपकी बात की गई तो यहां मतलब ये था कि अगर जमींदार के पास 10,000 एकड़ जमीन है तो क्या किया जाए, उसे किसानों में बांटा जाए। ठीक है, तभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। इसके लिए लाए गए आपके लैंड रिफॉर्म एक्ट यानी कि भूमि सुधार कानून, और इसमें व्यवस्था की गई हदबंदी और चकबंदी, यानी कि आपके प्रत्येक किसान के पास आपकी जमीन की एक सीमा को
निर्धारित कर दिया गया कि एक किसान 10 एकड़ या 15 एकड़ ही जमीन रख सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जमींदार आपके कई बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, किसी जमींदार पे 100 एकड़ जमीन, किसी पे 500 एकड़ जमीन, किसी पे 1000 एकड़ जमीन। तो ये जमींदार अब अपनी जमीन जो पुश्तैनी जमीन है इतनी आसानी से कैसे दे दे किसानों को? तो जमींदार कोई ना कोई तरीका भी निकालेंगे इसका। देखते हैं क्या तरीका निकला इसका। विधायिका ने बनाया कानून आपके, ठीक, लैंड रिफॉर्म एक्ट में, कि प्रत्येक व्यक्ति पे सीमित मात्रा में जमीन होगी। कानून लागू किसे करना था? एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में किसी जिले के अंदर जमीन के बंटवारे का जो काम होता है वो होता है जिला कलेक्टर का। तो अब यहां जिला कलेक्टर का दायित्व था आपके कि जिले के अंदर जमीनों का जो आपके बंटवारा है उस बंटवारे को आपके कैसे किया जाए, सब में बराबर बराबर आपके किया जाए। ये आपके काम हुआ। अब देखते हैं जिला कलेक्टर ने कैसे बंटवारा किया, समझना जरा। जिला कलेक्टर ने आपके जब जमीनों का बंटवारा किया तो ऐसे किया कि कोई जमींदार था आपके जिसके पास 1000 एकड़ जमीन है, तो नियम आपके ये कहता है उसे ये 1000 एकड़ जमीन 100 लोगों में 10-10 एकड़ बांटनी है, ठीक है। अब यहां जिला कलेक्टर और जमींदार के बीच हुई आपके साठगांठ। जमींदार ने पहुंचवाया एक सूटकेस जिला कलेक्टर के पास, ठीक, और अब जिला कलेक्टर ने कुछ इस तरह से आपके डिस्ट्रीब्यूट की जमीनें, ठीक। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की कि कागज में 100 फर्जी नाम लिए और उन 100 फर्जी नामों पे 10-10 एकड़ जमीन आपके चढ़ा दी। तो इसका मतलब जमीन डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फर्जी नामों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सरकारी कार्य में तो हो गई, लेकिन वास्तविक रूप से उस जमीन पर कब्जा बना रहा उन्हीं जमींदारों का। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब यह हुआ कि ये कागजों में तो एग्जीक्यूटिव ने इसे लागू कर दिया, लेकिन आपके व्यवहार में ये व्यवस्था लागू हुई ही नहीं। अब इसका परिणाम क्या हुआ ये समझना। 1951 में जब आपके लैंड रिफॉर्म एक्ट आए, ठीक है, तो आपके भारत के किसानों को ये लगा क्या लगा कि अब भारत के किसानों को कम से कम ज्यादा नहीं तो 1-1, 2-2 बीघा जमीन तो मिल ही जाएगी और ये किसान अपना भरण पोषण बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक। 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ। चूंकि ये लैंड रिफॉर्म एक्ट को लाने में कांग्रेस का या नेहरू जी का बड़ा योगदान था, आपके पंडित नेहरू जी का, तो बड़ी प्रचंड बहुमत से आपके कांग्रेस सत्ता में आती है। कांग्रेस ने अपना पूरा एक कार्यकाल पूरा कर लिया 5 साल का आपके, और इस 5 साल के कार्यकाल में उन किसानों को जमीनें नहीं मिली, लेकिन जमीनें तो कागजों में बढ़ चुकी थी, किसानों तक ही नहीं पहुंची, ठीक। तो अब आपके सेकंड पॉइंट पर क्या होता है, अब आपके पहला कार्यकाल खत्म हो गया आपके कांग्रेस का या पंडित नेहरू का। किसान आपके इंतजार कर रहे हैं कि जमीनें आपके अब मिलेंगी। किसानों को लगा कि आपके बड़ा भारत है, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा जमीनें वितरित करने में, तो एक बार पंडित जी को और जिताते हैं, शायद दूसरे कार्यकाल में जमीन मिल जाए। तो आपके यहां किया एक दूसरा आपके इलेक्शन हुआ, आपके लोकसभा का चुनाव, दूसरे आपके इलेक्शन में भी पंडित नेहरू को प्रचंड बहुमत से आपके जिताया गया, कांग्रेस फिर सत्ता में। दूसरा भी कार्यकाल आपके निकल गया, लेकिन किसानों तक जमीनें नहीं पहुंची, और पहुंचती भी कैसे, जमीनें तो बढ़ चुकी थी, ठीक। किसानों को आपके लगा, भोले वाले किसान थे, कि शायद बहुत बड़ा भारत है तो आपके पंडित जी को टाइम लग रहा होगा इन जमीनों को बांटने में, तो क्या करें, थोड़ा सा और पेशेंस रखें। और अब आपके तीसरे लोकसभा चुनाव आए, और तीसरे लोकसभा चुनावों में भी आपके क्या किया कि इन किसानों ने आपके किया आपके ये कि एक बार फिर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जिताया, और तीसरी बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू। और तीसरे कार्यकाल के दौरान तो आपके नेहरू जी ही खत्म हो गए। अब आपके नेहरू जी की हो गई आपकी डेथ, तो अब भारत के किसानों को लगा कि अगर पंडित जी जीते जी जमीनें नहीं दिला पाए तो मरने के बाद तो ये जमीनें मिलेंगी भी क्या। तो अब यहां से भारत का जो युवा किसान था उसके अंदर आपके एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, और इसी आक्रोश का परिणाम आपके ये हुआ कि आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का आपके एक गांव था नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी एक गांव का नाम था पश्चिम बंगाल के अंदर। इस नक्सलवाड़ी गांव के आपके जो युवा किसान थे आपके, ठीक, ये परेशान हुए व्यवस्था से, और इन युवा किसानों ने आपके माओ की विचारधारा को अपना लिया हुआ। किसकी विचारधारा को? माओ से तुंग की विचारधारा को। और माओ से तुंग की आपकी आइडियोलॉजी कहती है पावर इमर्ज फ्रॉम बुलेट, यानी कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। और इन किसानों ने हथियार उठाए, और हथियार उठा के आपके जमींदारों पर हमला किया, उनके खसरा खतौनी सब जला दिए और आपस में जमीनें बांट दी। अब माओ की इस विचारधारा की आपकी शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी विलेज से, और चूंकि नक्सलवाड़ी विलेज से आपके ये आंदोलन शुरू हुआ, और यही आंदोलन आगे चल के बना नक्सलवाद, और यही नक्सलवाद आपके स्वतंत्र भारत के बाद आज तक की सबसे बड़ी समस्या है।
और ये जो आपके नक्सलवाद है आपके, ये सबसे बड़ी समस्या आपके खड़ी की किसने? इस एग्जीक्यूटिव सिस्टम ने। तो नक्सलवाद भारत में जो आपके कारण है वो है आपके किसका? फेलियर ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ठीक, यानी भारत में आपके कार्यपालिका की विफलता। तो ये है आपके कार्यपालिका की विफलता का परिणाम। तो सबसे पहले तो हमने देखा लेजिस्लेटिव, इसकी कमियां, फिर देखा एग्जीक्यूटिव, इसकी कमियां। अब हम आते हैं जुडिशरी। अब जुडिशरी की अगर हम कमियों की बात करें, ठीक, तो देखते हैं जरा जुडिशरी की क्या कमियां हैं। तो जुडिशरी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की अगर अब हम बात करते हैं तो न्यायपालिका में आपके सिस्टम ये है। सबसे पहले भारत की न्यायपालिका की सबसे बड़ी कमी तो आपके ये है कि यहां अगर एक बार कोई केस चला जाए तो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में आपके उसे सालों लग जाते हैं। यानी कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, बस एक बार केस चला जाए। ठीक, यानी कि आपके कब न्याय मिलेगा भगवान मालिक है, अगर को सेंटर हो गया। तो सबसे बड़ी बात तो यह जस्टिस प्रोसेस इतनी डिले है आपकी कि डिले में यानी कि देर से जस्टिस मिलना जस्टिस ना मिलने के बराबर हो जाता है। कई बार तो प्रोसेस इतनी डिले आपकी हो जाती है कि आपके किसी व्यक्ति को मान लिया फॉर एग्जांपल 20 साल उसका केस चला और 20 साल बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, पता ये चला कि वो व्यक्ति ही मर गया था उससे पहले। अब कोर्ट की सजा का फायदा क्या है? ठीक, कई बार आपके ये हुआ कि 20 साल से कोई व्यक्ति जेल में है और 20 साल बाद कोर्ट उसे निर्दोष घोषित कर देती है। अब 20 साल तो वो व्यक्ति पहले ही जेल में रह लिया, अब उसे निर्दोष घोषित करके उसका तो जीवन बर्बाद हो ही गया। ठीक, दूसरी आपकी जुडिशरी की अगर हम कमी देखें, ठीक है, दूसरी जुडिशरी की कमी आपकी यह है, जुडिशरी में आपके नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद। ठीक, ये सबसे ज्यादा है। आज भी देश के अंदर आपके एक सर्वे बताता है, देश के सुप्रीम कोर्ट और देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं, ठीक, देश के सुप्रीम कोर्ट और देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं, इनके ऊपर सिर्फ देश की 83 फैमिलियों का कब्जा है। यानी कि देश की 83 फैमिली स्वतंत्रता के बाद से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजों का निर्धारण करती हैं। यह नेपोटिज्म की स्थिति है आज आपके जुडिशरी के अंदर। यानी कि फेयर कंपटीशन के जो बात हम करते हैं, ठीक, फेयर कंपटीशन आपके आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सबसे कम है। ठीक है, अगर आप जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो आप बहुत छोटे लेवल के जज बनेंगे, आप कभी भी आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन ही नहीं सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि ये तो आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जजों का सिस्टम या पॉलिटिकल अप्रोच के आधार पर सिस्टम को आपके भरा जाता है। ठीक, ये दूसरी आपकी कमी। अब तीसरी आपकी कमी ये कि ये जो आपके जुडिशरी है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में तो आपके इंटरफियर कर देती है, लेकिन अपनी इंटरनल प्रोसेस को आपकी ये कभी सही करने की बात नहीं करती। ये तीसरी आपकी कमी। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर ये तीनों संस्थाएं आपके पैरेलल आपके वर्क करनी चाहिए, लेकिन कई बार आपकी जुडिशरी ये भारी होती हुई प्रतीत होती है। और अगर हम करप्शन की बात करें तो करप्शन यहां उजागर रूप से तो नहीं होता, लेकिन आप सभी लोग परिचित हैं, जुडिशरी में अगर आपको बेल भी करानी है तो कहीं ना कहीं पैसा तो जाता है। ठीक है, अब ये उजागर भले ही ना हो, लेकिन आपके पैसा तो आपके जुडिशरी के अंदर भी चलता है। ये जुडिशरी की सिचुएशन है आपके इंडिया के अंदर। ठीक, अब हम आते हैं यहां आगे। हमने यहां आपके ये देखा कि भारत के अंदर आपके ये जो तीनों पिलर है सरकार के, इन तीनों में से एक भी पिलर ऐसा नहीं है जो बेहतर ढंग से कार्य कर रहा हो। यानी कि तीनों के आपके तीनों पिलर्स में कुछ ना कुछ आपके कमियां हैं और इनमें सुधार की जरूरत है। ठीक, तो भारत एक ऐसा देश जहां सरकार के जो तीन के तीन पिलर हैं, तीनों के तीनों पिलर्स में आपके दीमक लगी हुई है, फिर भी आपके देश के अंदर सरकार कार्य कर रही है और देश हमारा जो ये भारत है विश्व में आपके एक नेतृत्व करने की स्थिति में है। ठीक है, इसीलिए आपके कहते हैं कि जिस देश में आपके इतनी कमियां हों, ठीक, जिस देश में आपके टॉप लेवल पे इतनी कमियां दिखाई दे रही हैं, फिर भी वो देश आपके अगर तरक्की कर रहा है तो इसका मतलब आपके पूरे विश्व में कहीं भगवान हो ना हो, इस भारत के अंदर तो जरूर है। ठीक, ये आपने सारी कमियां देखी इंडिया के अंदर। अब यहां आते हैं हम इससे आगे। तो अभी तक हमने आपके ये समझा कि गवर्नमेंट के आपके जो कंपोजिशन आपके होते हैं, ठीक है, कंपोजिशन क्या होते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस के जो ट्रेडिशनल थिंकर्स थे,
पॉलिटिकल साइंस के इन ट्रेडिशनल थिंकर्स का आपके ये मानना था कि गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके सोसाइटी के अंदर गतिशीलता आपके बढ़ी, ठीक है, सोसाइटी के अंदर आपके गतिशीलता बढ़ी, तो यहां आपके पॉलिटिकल साइंस के जो एडवांस थिंकर हुए उनका आपके ये मानना था कि गवर्नमेंट के अंदर 3 नहीं, गवर्नमेंट के अंदर 4 पिलर होते हैं, और चौथा पिलर आपके होता है क्या? मीडिया। ठीक, तो 4th पिलर ऑफ गवर्नमेंट ये क्या होता है? मीडिया। तो मीडिया को हम कहते हैं आपके 4th पिलर ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी, यानी कि आपके सरकार का चौथा स्तंभ या आपके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ये याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कई आपके छोटे छोटे एग्जाम से पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द 4th पिलर ऑफ गवर्नमेंट या 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आंसर क्या होगा? मीडिया। अब यहां ये समझना आप लोग कि ये जो आपके मीडिया है इसका काम क्या होता है। मीडिया शब्द का जो आपके ओरिजिन आपके हुआ है, ये हुआ है आपके एक किस शब्द से? मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब मध्यस्थ, इस शब्द से बना है आपके मीडिया। ठीक है, अब इस मीडिएटर वर्ड से आप ये मिटा दो, TOR, क्या रह गया? मीडिया। तो अब ये मीडिया आपके है क्या? तो मीडिया आपके एक मीडिएटर है। किस किस के बीच का मीडिएटर है? गवर्नमेंट और पब्लिक, इन दोनों के बीच का मीडिएटर है मीडिया। तो फिर मीडिया आपके अगर एक मीडिएटर का काम कर रहा है तो फिर मीडिया का आपके उद्देश्य क्या है? क्या करती है आपके मीडिया? मीडिया का काम आपके होता है कि गवर्नमेंट की आपके जितनी भी नीतियां यानी कि पॉलिसीज हैं ये किसको बताए? जनता को बताए। इसके अलावा आपके गवर्नमेंट की जितनी भी कमियां यानी लिमिटेशंस हैं ये किसको बताए? जनता को बताए। यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी आपके जो पॉलिसीज हैं इनसे जनता को परिचित कराए, गवर्नमेंट की जितनी भी आपके लिमिटेशंस हैं इनसे जनता को परिचित कराए, और इसके अलावा आपके जनता गवर्नमेंट से क्या चाहती है? पब्लिक ओपिनियन, यानी कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है किसी भी मुद्दे पर, जनता की इच्छा क्या है किसी भी मुद्दे पर, इससे किसको परिचित कराए? आपके गवर्नमेंट को परिचित कराए। तो ये काम आपके होता है किसका? मीडिया का। और अगर हम भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर आपके मीडिया भी आपके सही ढंग से कार्य नहीं करती। भारत के अंदर मीडिया भी आपके कुछ ही मुद्दों पर कंसंट्रेट रहती है, जैसे कि पिछले काफी समय से अगर आप देख रहे हो, ठीक, तो आपके पिछले जब से लॉकडाउन लगाया या कोरोना आया है तो मीडिया में कोरोना का इशू आपके खत्म होते ही सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का इशू, और इसके खत्म होते ही अब ये राम मंदिर शुरू हो गया। इसके अलावा चौथी न्यूज तो पिछले 6 महीने से आपने टीवी पर कोई देखी ही नहीं है। तो इसका मतलब आपके क्या देश में सिर्फ ये 3 ही मुद्दे थे और कुछ था ही नहीं? कोई डेवलपमेंट इशू, कोई अनएम्प्लॉयमेंट इशू, आपके कोई इकोनॉमिकल इशू, कुछ भी मीडिया के अंदर नहीं आता। इसका मतलब आपके ये है कि आज की डेट में जो मीडिया है ये भी अपनी कार्य ईमानदारी से नहीं करती, और आज की डेट में जो मीडिया है वो न्यूज नहीं, वो पेड न्यूज दिखाती है। पेड न्यूज का मतलब आपके ये जिस न्यूज को पैसा देके दिखवाया जाए, ठीक, ये करती है आपके मीडिया। ये मीडिया की कमी है, यहां भी आपके रिफॉर्म की जरूरत है। तो अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो यहां तो गवर्नमेंट के आपके 3 नहीं आपके 4 पिलर आपके कैसे हैं? लड़खड़ाए हुए हैं। ऐसा माना जाता है आपके कि किसी भी देश में आपके सरकार के ये 3 पिलर बेहतर ढंग से कार्य करें। कौन कौन से 3 पिलर? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यानी कि किसी भी देश में आपकी सरकार के ये 3 पिलर बेहतर ढंग से कार्य करें, उसके लिए जरूरी है उस देश में आपके फेयर, ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट मीडिया हो, जो घटनाओं को, ठीक, या जो सरकार की स्थिति को वास्तविक रूप से जनता के सामने प्रस्तुत करे।
तभी आपके सरकार के ये तीनों पिलर बेहतर ढंग से कार्य करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और भारत के अंदर चूंकि मीडिया अपना ये रोल प्ले नहीं करती, और यही रीजन है हमें सिर्फ सरकार की अच्छाइयों का पता चलता है, यानी कि इन तीनों पिलर की अच्छाइयों का पता चलता है, ज्यादातर बुराइयां हमारे सामने आती ही नहीं है। ठीक, तो ये आपने देखा कहां इशू, यहां तक का। तो ये हमने आपके देखा अभी तक कि आपके ये जो गवर्नमेंट है, ठीक, गवर्नमेंट का आपके कंपोजिशन क्या है। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, तो ये तीन पिलर आपके होते हैं किसके, गवर्नमेंट के। और फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट किसे कहेंगे हम, मीडिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि किसी भी देश में आपकी ये जो सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट है ये कितने टाइप यानी कि प्रकार की हो सकती है, समझते हैं हम। तो किसी भी देश में अब हम समझते हैं गवर्नमेंट के आपके टाइप। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं आपके कि किसी भी देश में आपके गवर्नमेंट यानी कि आपकी ये जो सरकार है ये कितने प्रकार की आपके हो सकती है। ठीक, तो किसी भी देश में आपके जो सरकार है ये आपके तीन प्रकार की हो सकती है। ठीक,
हो सकता है किसी देश में हो ऑटोक्रेसी, हो सकता है ओलिगोक्रेसी, हो सकता है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं, ओलिगोक्रेसी किसे कहते हैं और डेमोक्रेसी हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां ये समझना कि यहां ऑटो यानी कि सेल्फ, ठीक, ओलिगो यानी कि कुछ व्यक्ति, सम पीपल, डेमो यानी कि पब्लिक और क्रेसी यानी रूल यानी कि शासन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोक्रेसी यानी स्वयं का शासन, ओलिगोक्रेसी कुछ लोगों का शासन और डेमोक्रेसी पब्लिक का शासन यानी जनता का शासन। तो यहां सरल अर्थों में हम आपके देखते क्या है, ऑटोक्रेसी आपके एक ऐसी शासन व्यवस्था होगी, ऑटो मतलब सेल्फ और क्रेसी मतलब शासन, यानी कि स्वयं का शासन हो या एक व्यक्ति का शासन हो यानी कि राजतंत्र। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ किंग, यानी कि आपके राजा का शासन, यानी कि सेल्फ में कौन आएगा, किंग। ओलिगोक्रेसी, ओलिगो मतलब सम पीपल और क्रेसी मतलब रूल। ओलिगोक्रेसी आपके एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां कुछ व्यक्तियों का शासन होगा, रूल ऑफ सम पीपल। ठीक, और इसके बाद में आपकी डेमोक्रेसी, डेमो यानी कि पीपल और क्रेसी यानी कि रूल, एक ऐसी व्यवस्था जहां जनता का शासन हो। ठीक है, अब हम यहां आपके देखते क्या है कि सामान्यतः आपके ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी ये दो व्यवस्थाएं आपके देशों में दिखाई अक्सर पड़ती हैं। ठीक है, राजतंत्र या लोकतंत्र। ओलिगोक्रेसी की स्थितियां आपके बहुत कम होती हैं। ओलिगोक्रेसी तो स्वतः ही डेवलप हो जाती है किसी देश के अंदर, सामान्यतः ये दिखाई नहीं पड़ती। तो अब थोड़ा सा हम ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी को और डिटेल में यहां समझें। तो ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी की अगर अब हम बात करें तो कुछ पॉइंट इनमें आप समझना।
तो नेक्स्ट, तो हम लोगों ने आपके यहां समझा, ठीक, क्या देखा हम लोगों ने कि किसी भी देश में आपकी सरकार 3 प्रकार की हो सकती है, ऑटोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी और डेमोक्रेसी। तो सामान्यतः हमें जो दिखाई पड़ते हैं प्रकार वो ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, ये 2 प्रकार दिखाई पड़ते हैं। अब जरा हम ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में आपके कुछ बेसिक डिफरेंस समझ लें, ठीक है, यानी कि आपके कुछ अंतर को समझ लें कि दोनों में आपके बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑटोक्रेसी, आपके एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां राजा का शासन हो, रूल ऑफ किंग। तो रूल ऑफ किंग वाली ये जो शासन व्यवस्था है इसी को हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। दूसरा आपके डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपके क्या होता है, डेमोक्रेसी का आपके मतलब है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। यह डेफिनेशन आपके दी थी अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपके किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं, तो ऑटोक्रेसी रूल ऑफ किंग और डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। डेफिनेशन किसने दी है, अब्राहम लिंकन। अब नेक्स्ट आगे समझना है इससे, ऑटोक्रेसी की आपके खास बात यह होती है कि ऑटोक्रेसी के अंदर ऑल पावर वेस्टेड इन किंग, यानी कि समस्त शक्तियां राजा में निहित होती हैं। समस्त शक्तियों से मतलब गवर्नमेंट की आपके 3 कंपोजिशन पिलर होते हैं, विधायिका यानी कानून बनाना, कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करना, और जुडिशरी यानी कि न्याय देना। ऑटोक्रेसी के अंदर आपके कानून बनाने का कार्य, कानून को लागू करने का कार्य और न्याय देने का कार्य, ये तीनों ही कार्य करता है आपके कौन, किंग, ठीक है। तो आपने यहां देखा क्या कि ऑटोक्रेसी के अंदर आपके ये जो तीनों ही कार्य करता है वो कौन करता है, किंग। कानून बनाना, कानून को लागू करना और न्याय देना, यानी ऑटोक्रेसी के अंदर जो समस्त शक्तियां हैं वो राजा में निहित होती हैं। राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही कानून को लागू करेगा और राजा ही आपके न्याय देगा। ये सबसे पहले हमने देखा। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में आपके होता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति पृथक्करण, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण आपके ये जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था आपके किसने, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर भी ये तीनों शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में अगर आ जाएं तो वह व्यक्ति या वह संस्था आपकी डिक्टेटर यानी कि निरंकुश बन सकता है। और अगर आपके लोकतंत्र के अंदर आपकी डिक्टेटरशिप आ जाए, यानी कि लोकतंत्र के अंदर अगर निरंकुशता आ गई, ठीक, तो आपके ऐसी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहां आपके देखा क्या कि लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू आपके कहते हैं कि आपके अगर ये तीनों ही आपकी जो शक्तियां हैं ये किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में आपके अगर आ जाएं, ठीक है, तो वह व्यक्ति या वह संस्था आपकी क्या बन सकता है, निरंकुश बन सकता है। और अगर लोकतंत्र के अंदर आपकी निरंकुशता आ जाए तो ऐसी संस्था या ऐसी व्यक्ति, ठीक, जो निरंकुश बन जाए वो लोगों का शोषण करेगा, और शोषण करेगा तो फिर डेमोक्रेसी लाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपके डेमोक्रेसी में होना चाहिए क्या, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट यह कहता है कि कानून निर्माण करने वाली संस्था हो अलग, कानून को लागू करने वाली संस्था हो अलग, और न्याय देने वाली संस्था हो अलग। ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे से सेपरेट हो और एक दूसरे में बेहतर चेक एंड बैलेंस हो इनका, यानी कि अगर कोई इन तीनों में से एक संस्था सुप्रीम बनने की कोशिश करे तो बाकी की 2 संस्थाएं उसे रोक दें। ये काम आपके होगा किसका, डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का। तो ये कंसेप्ट कहलाता है सेपरेशन ऑफ पावर। किसने दिया, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे,
ठीक है, और बेहतर चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था होगी आपके सरकार के इन तीनों अंगों के बीच में। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे समझते हैं ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में आपके जो अगला डिफरेंस आपके है, ठीक है, ये अगला डिफरेंस है आपके क्या, ऑटोक्रेसी के अंदर जनता को हम कहते हैं क्या, प्रजा, ठीक, और डेमोक्रेसी के अंदर हम जनता को कहते हैं क्या, नागरिक, यानी कि सिटीजन। तो अगला डिफरेंस जो अब हम समझेंगे वो समझेंगे आपके किसके बीच में, प्रजा और नागरिक के बीच में, कि प्रजा किसे कहते हैं और नागरिक किसे कहते हैं। तो यहां याद रखना कि ये जो आपके प्रजा है, प्रजा के आपके जनता के प्रति कर्तव्य तो बहुत होते, प्रजा जो आपके है इसके राजा के प्रति कर्तव्य तो होते हैं, लेकिन आपके प्रजा को कोई अधिकार नहीं होते। तो राजतंत्र के अंदर आपके प्रजा के कर्तव्य तो हैं राजा के प्रति, लेकिन राजा के द्वारा प्रजा को आपके कोई अधिकार नहीं दिया जाता, पहली चीज। इसके बाद में दूसरा याद रखना, लोकतंत्र के अंदर आपके जो नागरिक है, नागरिक की खास बात आपके ये है कि अगर आपके नागरिक के कर्तव्य हैं, ठीक, यानी कि सरकार के प्रति अगर नागरिक के कर्तव्य हैं तो नागरिकों को दिए जाएंगे आपके अधिकार, ठीक। तो हम भारत के अंदर क्या हैं, हम भारत की प्रजा नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक, क्योंकि अगर हमारे सरकार के प्रति कर्तव्य हैं, यानी कि अगर हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो सरकार ने हमें दी हुई हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपके हुआ किसका, प्रजा और नागरिक का। लोकतंत्र के अंदर आपके होगी प्रजा, लोकतंत्र के आपके अंदर होगा नागरिक और राजतंत्र के अंदर होगी प्रजा। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हुए। अब हम यहां आपके देखते क्या है कि प्रेजेंट में विश्व में आपकी जो ज़्यादातर व्यवस्थाएं हैं ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। जहां कहीं भी आपके राजतंत्र आपके थे, यहाँ निरंकुशता के कारण आपके राजतंत्र धीरे धीरे कम होते गए, ठीक है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चूंकि विश्व में ज़्यादा हैं, तो हमारी जो स्टडी का सेंटर पॉइंट होगा ये होगा आपके डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। अब हम अगर लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो अब हम ये समझते हैं कि आपके डिटेल में कि डेमोक्रेसी होता क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्या आपके डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी के अंदर आपके क्या कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है। ये सारी घटनाओं को हम अब डेमोक्रेसी में समझते हैं। तो अब हमारे जो स्टडी का सेंटर पॉइंट होगा वो होगा आपके डेमोक्रेसी।
तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे ये समझेंगे आपके अगला आपके बेसिक क्या, डेमोक्रेसी यानी कि आपके लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में सबसे पहले तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का प्रकार यानी कि टाइप क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर इलेक्शन का आपके क्या महत्व है या इलेक्शन होता क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नेंस सिस्टम यानी कि शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का संकेंद्रण कहां होता है, इन सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे डेमोक्रेसी के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेमोक्रेसी का आपके अर्थ। तो सबसे पहले अगर हम डेमोक्रेसी का अगर अर्थ समझें तो डेमोक्रेसी आपके ये दो वर्ड डेमो और क्रेसी इनसे आपके मिलके बना है। डेमो का आपके मतलब होता है क्या, पीपल, और क्रेसी का आपके मतलब होता है क्या, रूल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का आपके जो अर्थ हुआ वो हुआ रूल ऑफ पीपल यानी कि जनता का शासन। ठीक, तो डेमोक्रेसी का आपके अर्थ क्या हुआ, रूल ऑफ पीपल यानी कि जनता का शासन। अब हम आते हैं इससे आगे, अब नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी के आपके कितने टाइप होते हैं, ठीक, कितने प्रकार होते हैं। तो अब हम डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अब डेमोक्रेसी के अंदर अब हम नेक्स्ट आपके समझते हैं डेमोक्रेसी के आपके टाइप कि कितने प्रकार की आपके डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी आपके होती है दो प्रकार की, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। ठीक, अब यहां आगे समझना कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आपके दोनों में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है।
तो अब नेक्स्ट अब हम यहां देखते क्या हैं कि ये जो आपके डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी आपके दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और आपके एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपकी वह स्थिति है जब जनता स्वयं अपना शासन करे, जब जनता स्वयं अपना शासन करे। अब जनता स्वयं अपना शासन करे, आपके इससे अर्थ क्या लगता है? जनता स्वयं अपना शासन करे, इससे तात्पर्य आपके ये है कि मान लिया कि इस क्लास के अंदर 50 लोग आप बैठे हुए, तो आप 50 लोग ये तय करो कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कितनी देर क्लास लेनी है, कब क्लास लेनी है, कब क्लास नहीं लेनी है। तो जब आप सब लोग ये तय करो, ठीक, यानी कि आप अपने से संबंधित निर्णय जब सारे लोग मिलके खुद लो, तो यही कहलाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जब अपने से संबंधित निर्णय जनता स्वयं ले। लेकिन आपके यहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कमियां हैं। कमियां आपके ये है कि आप एक रूम के अंदर डिसीजन ले सकते हो, एक घर के अंदर डिसीजन ले सकते हो, एक गांव के अंदर डिसीजन ले सकते हो, एक कॉलोनी के अंदर डिसीजन ले सकते हो, लेकिन जब क्षेत्रफल हो जाए आपके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, तो इतने बड़े क्षेत्रफल पे एक समय में डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक, आप 50 लोग हो डिसीजन ले सकते हो, 100 लोग हो डिसीजन ले सकते हो, 1000, 2000, 5000 लोग हो डिसीजन ले सकते हो, लेकिन जब पॉपुलेशन हो जाए 130 करोड़, तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन एक साथ डिसीजन नहीं ले सकती। और यही है आपके कमी किसकी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो अब यहां हम देखते क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वह स्थिति है जब जनता अपने से संबंधित निर्णय स्वयं ले, लेकिन जब कभी भी क्षेत्रफल ये ज्यादा हो जाए या जब कभी भी पॉपुलेशन, जनसंख्या ये ज्यादा हो जाए, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी व्यवहार में संभव नहीं होती। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब व्यवहार में संभव ना हो, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपके ये शिफ्ट कर जाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र, इसके ऊपर आपके शिफ्ट कर गई है। ठीक है, अब यहां आपके हम देखते क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आपके क्या होता है, इसे समझ लें अब हम।
अब हम नेक्स्ट यहां आगे समझते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर आपके प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में आपके होता क्या है, ठीक, यहां जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करने के निर्णय नहीं लेती। यहां पीपुल इलेक्ट करेंगे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आपके जनप्रतिनिधि, यानी कि जनता ने आपके किसको आपके किया इलेक्ट, जनप्रतिनिधि को। अब यहां इलेक्शन का अर्थ क्या होता है? इलेक्शन का आपके अर्थ होता है ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता का हस्तांतरण। मतलब जनता ने अपनी ओर से निर्णय लेने की शक्ति दे दी किसको, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक, अब ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपके रूल करेंगे इस जनता के ऊपर। ये कंसेप्ट कहलाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की अगर हम संस्थाएं देखें तो जहां कहीं भी इलेक्शन होता हो, ठीक, जहां कहीं भी इलेक्शन आपके किसी यूनिट के लिए होता हो तो वह यूनिट हमेशा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की होगी। जैसे कि विलेज पंचायत, ठीक है, यह हुआ विलेज पंचायत के अलावा, ठीक, जैसे कि आपके म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक, इसके अलावा आपके और हम देखें एमएलए, एमपी, ये सारी आपकी यूनिट किसकी होंगी, ये आपकी सारी यूनिट होंगी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। ठीक, इंडिया के अंदर आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो यूनिट है वो आपकी एकमात्र यूनिट है, कौन सी, ग्राम सभा। ग्राम सभा पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसी यूनिट है जो आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट है। इसके अलावा जितनी भी आपके इंडिया के अंदर जो यूनिट्स हैं वो सारी की सारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की आपकी यूनिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे यहां देखते हैं कि ये बेसिकली आपके ग्राम सभा ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट, और वहीं हम आगे समझते हैं आपके ग्राम पंचायत ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत इन दोनों में थोड़ा सा हम डिफरेंस समझ लें। ठीक है, ग्राम सभा एक अलग बॉडी है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट है, और ग्राम पंचायत आपके एक अलग बॉडी है जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट है। तो अब यहां हम देखते क्या है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये हमने मान लिया कि ये है आपके कोई एक गांव, कोई विलेज, ठीक है। अब इस विलेज की आपके जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है आपके कितनी, 10,000। इस विलेज की आपके जो पॉपुलेशन है कितनी है आपकी, 10,000। ठीक है, अब आपके अगर हम बात करें तो ये जो आपके 10,000 की जो आपके ये पॉपुलेशन है, ये 10,000 की पॉपुलेशन क्या पूरी वोट देने वाली पॉपुलेशन है? नहीं, क्योंकि वोटिंग राइट्स मिलते हैं सिर्फ 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को। अब 10,000 में से मान लिया आपके ये जो वोटर हैं वो है मान लिया कितने, सिर्फ 8,000। ठीक है, तो ये जो आपके 8,000 वोटर हैं, इन 8,000 वोटर को ही हम कहेंगे क्या, ग्राम सभा। ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का आपके जो अर्थ होता है वो होता है आपके क्या, ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज। तो ग्राम सभा का आपके मतलब है वो आपके क्या है कि ये है किसी गांव की पॉपुलेशन, गांव की पूरी पॉपुलेशन ग्राम सभा का हिस्सा नहीं होती। गांव के केवल वे व्यक्ति जिन्हें वोट देने का अधिकार है उनको मिला के बनती है ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा के अंदर आपके किसी गांव के वे समस्त व्यक्ति आते हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड होता है। ठीक है, तो ग्राम सभा आपकी ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट है, क्योंकि ग्राम सभा के लिए कोई चुनाव नहीं होता। जो चुनाव होता है वो ग्राम पंचायत के लिए होता है। यानी कि आपकी जो ग्राम पंचायत होगी या जो विलेज पंचायत होगी, विलेज पंचायत का आपके हमेशा होगा इलेक्शन, और ये इलेक्शन आपके ये 10,000 लोग नहीं, ये 8,000 करेंगे
तो आपकी ग्राम सभा आपके इलेक्ट करती है किसको? ग्राम पंचायत को। तो इसका मतलब ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और वहीं आपके ग्राम पंचायत ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये आपने डिफरेंस देखा डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बीच में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने अभी समझा आपके कि डेमोक्रेसी होता क्या है और डेमोक्रेसी के आपके टाइप क्या होते हैं। अब इसके बाद में आपके इलेक्शन किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, गवर्नेंस सिस्टम, इन सारे बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।